Welcome to my dear students. In this period, we were discussing about how creates job or employment. And previous day, we have already cleared it. Today, we will like to discuss about job-oriented सेक्टर्स, यानी रोजगार सृजित क्षेत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने जैसा कि देखा कि रोजगार सृजन कैसे हो, इसके बारे में तो दिखा कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ आज भी बहुत से ऐसे किसान हैं और बहुत से ऐसे भूभाग हैं, एरिया है, आज भी वहाँ इरिगेशन की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पाई है। विद्वानों ने कहा है, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं और सच्चाई भी है, बिना सिंचाई वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, उसमें जो कृषि कार्य किए जाते हैं, माना कि 10 क्विंटल उससे प्रोडक्टिविटी आती है, यदि उसमें पर्याप्त इरिगेशन की व्यवस्था रहती है तो ये 100% मेरा दावा है कि 6 टाइम्स तक प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। तो निश्चित रूप से जब 6 गुना तक की वृद्धि प्रोडक्शन में हो जाए तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वो बेहद इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है। तो इसलिए हमने कहा था कि डैम वगैरह बना करके सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित ऐसे क्षेत्रों में भी करना जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और साथ ही साथ केनाल बना करके, यानी नहर बना करके। तो इसमें ये इस एरिया में, ये समस्तीपुर जिला है बिहार का, यहाँ पर इस एरिया में केनाल वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो बॉर्डर एरिया है, अन्य एरिया में भी अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है, मधेपुरा है, सहरसा है, या और भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर केनाल वगैरह की व्यवस्था है और आसानी से और बेहद कम खर्च में सिंचाई की व्यवस्था इसके माध्यम से हो पाती है, जिसके कारण किसान बहुत ही खुशहाल की स्थिति में होते हैं। तो ऐसे एरिया में भी जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, केनाल के माध्यम से सिंचाई सुनिश्चित किया जाए, ये मैं कल ही बता चुका हूं। तो इसमें केनाल वगैरह बनाना, डैम बनाने में पर्याप्त रोजगार का अवसर सृजित होगा। फिर हमने कहा था स्कूल, बहुत से ऐसे विद्यालय बच्चे हैं, लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं, तो उन लोगों को शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए नए नए स्कूल का निर्माण करना, उसमें रोजगार का अवसर सृजित होगा। फिर इसी क्रम में हमने कहा था कि हेल्थ के बारे में भी, कि शहरी नगरीय क्षेत्र में अधिक से अधिक डॉक्टर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं, अपने आप को वहां जॉब पसंद करते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी देखने को मिलता है कि डॉक्टर का अभाव रहता है। तो ऐसे ग्रामीण एरिया में भी हेल्थ सुविधा के दृष्टिकोण से डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स आदि को एम्प्लॉयड कर करके आम जन को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है सुविधा, तो इससे भी रोजगार का अवसर सृजित होगा। फिर और भी कई हमने पॉइंट्स बताया था
जिसके माध्यम से रोजगार का अवसर सुनिश्चित हो पाता है। तो इसी क्रम में हमने कहा था टूरिज्म के बारे में। तो टूरिज्म से भी हमने पिछले ही दिन में बताया था कि यदि इसमें और भी अधिक सुचारू तरीके से जगह जगह पर टूरिज्म का सिस्टम बनाया जाए, पर्यटन की व्यवस्था बनाई जाए, तो ऐसा मानना है कि प्रत्येक वर्ष 35 लाख तक, ये हमारा कहना नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन का है, ये नीति आयोग का है, एक आंकड़ा है प्लानिंग कमीशन का, कि इससे 35 लाख तक रोजगार का अवसर सृजित हो सकता है। तो इन विभिन्न माध्यमों से हमने कल देखा कि व्यापक पैमाने पर रोजगार का अवसर सृजित हो सकता है। आज हम ये जॉब ओरिएंटेड सेक्टर के दृष्टिकोण से यदि चर्चा करें तो एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर is a sector where terms and conditions of employment are regular and as per rules and regulations passed by the government। यानी प्राइमरी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या होता है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें भी हम लोग आगे अध्ययन इसका क्लासिफाई करेंगे कि ये रूरल एरिया में भी है और अर्बन एरिया में भी है। फिर उसी में हम इसको कंपैरिजन करके मिलाएंगे, स्टडी करेंगे कि ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्टियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है कमोबेश। तो अभी हम लोग बेसिकली देखेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो संगठित क्षेत्र है, ये सरकारी नियम, कायदे, कानून के हिसाब से कार्य करता है। इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं, हमने कहा था जॉब ओरिएंटेशन के माध्यम से की दृष्टि से, तो इसमें जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होता है। उसमें ज्वाइन करने के लिए एक नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। उसमें सरकार पहले ही निर्दिष्ट कर देती है कि हमारे ये जो सर्विस का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये भिन्न भिन्न प्रकार का होगा। इस माध्यम से उनको निर्दिष्ट लेटर जारी किया जाता है और उसमें कार्य का समय निर्धारित होता है और उसके अनुसार से जितने भी वर्कर्स इसमें होते हैं वो अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं और समय समय पर अनेक प्रकार की सुविधाएं इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। यदि ओवर टाइम कराया जाता है उसके लिए अलग से पेमेंट दिया जाता है। फिर उसमें देखा जाता है कि विभिन्न जो सुविधाएं हैं, एक तो काम के जो घंटे हैं, समय है, वह निश्चित है। दूसरा क्या है कि इसमें कि खास करके सप्ताह में एक दिन अवकाश होता है। कहीं कहीं वो अवकाश का दिन सामान्यतः क्षेत्र विशेष के आधार पर निर्धारित रहता है। सामान्यतः संडे को अवकाश का दिन होता है भारतवर्ष में। कहीं कहीं देखा जाता है कोई दूसरे दिन ही निर्धारित रहता है। भाव यह है कि अब सप्ताह में एक दिन अवकाश रहता है और वह अवकाश अवैतनिक नहीं रहता है, सवैतनिक रहता है। उसके बाद क्या है कि अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं रहती हैं। मेडिकल फैसिलिटीज है, पेंशन्स है, ईपीएफ है, पीपीएफ है, प्रोविडेंट फंड है, ग्रेच्युटी है, ये तमाम सुविधाएं इस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। और साथ ही साथ समय समय पर बोनस आदि का भी प्रोविजन रहता है, डीए वगैरह का बढ़ाने का प्रोविजन रहता है समय समय पर। ये सारी की सारी सुविधाएं ये जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है इसके अंतर्गत आती हैं। इसीलिए इसमें कार्यरत जो एम्प्लॉय होते हैं अपने को बिल्कुल
स्वतंत्र होकर के कार्य करते हैं और इस प्रकार का संशय कभी नहीं रहता है कि आज है कल गेट आउट हो जाएंगे। इसीलिए इस सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है जॉब ओरिएंटेशन के दृष्टिकोण से। आपकी पुस्तक में आपकी कक्षा में जो पुस्तक निर्धारित है उसमें कांता नाम की एक महिला है जिसके बारे में दिखाया गया है कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। निर्धारित समय से 9:30 बजे जाना, 5 बजे आ जाना, ये दिनचर्या है। भाई जी में यदि कभी एक्स्ट्रा वर्क की तो एक्स्ट्रा एडवांटेज दिया जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर से। फिर संडे वगैरह का दिन में बिल्कुल आराम रहता है और उस दिन का ऐसा नहीं है आराम करने के लिए दिया गया है तो उसके बदले में उनको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, उस दिन का भी दिया जाता है। फिर डिफरेंट जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें भी 2 दिन 4 दिन आदि करके निर्धारित रहता है, वो पहले से वो सुविधा भी दी जाती है। फिर मेडिकल फैसिलिटीज भी दिए जाते हैं, बीमार पड़ने पर उनको चिकित्सीय की सुविधा दिया था। ऐसे तो आजकल अनेक अन्य प्रकार की सुविधाएं भी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कई ऐसे कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा हुई है, शुरू भी हो चुकी है योजना, और इससे जन सामान्य को पर्याप्त सुविधा और अवसर इस प्रकार का मिल रहा है। तो इस तरह से उसकी भी सुविधा रहती है। फिर जब एक निर्धारित समय सीमा जो 60, 62, 65 निर्धारित है सरकार की ओर से, वो उसके बाद भी लगभग हाफ पेंशन के रूप में मिलता है और जो पीएफ फिर ग्रेजुटी ये सब का जो एडवांटेज है वो पर्याप्त रूप से आफ्टर रिटायरमेंट प्राप्त होता है, जिसके कारण रिटायरमेंट के बाद भी पब्लिक जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं अपने को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और आराम से उनका समय कटता है, जीवन कटता है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, ये इसमें इस प्रकार की बात नहीं तो ठीक विपरीत होता है। काम के घंटे भी अनलिमिटेड होते हैं, कभी 6 बजे बुला लेंगे, कभी 7 बजे बुला लेंगे, कभी 8 बजे बुलाएंगे, कहेंगे कभी आज नहीं आओ, नहीं आओ तो मतलब नहीं, पैसा भी नहीं मिलेगा। सप्ताह में 1 दिन का भी अवकाश नहीं, जब चाहेंगे उनको उनके कार्य से, जैसे विभिन्न दुकानदार के द्वारा होता है या अन्य व्यवसायियों के द्वारा होता है या अन्य प्रकार के कार्यक्रमों में होता है, ईटा भट्टा में भी होता है। तो ऐसे कई सेक्टर्स, ऐसे कई विभाग हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में है, जिसका कोई टर्म्स कंडीशन रूल रेगुलेशंस नहीं होता है। उसमें जो ऑनर होते हैं वो सर्वोपरि होते हैं, वो जब जैसे जिसको जिस रूप में चाहेंगे कार्य कराने के लिए। और दो पीपल हु आर हेल्पलेस, दे हैव नो एनी अदर ऑप्शंस, सो दे वर्क हार्ड एंड एक्सेप्ट ऑल रूल्स, all orders which are given by their owner। यानी जो भी नियम बताते हैं, जो भी कानून बताते हैं, चाहे वह उनके हित में हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वह किसी भी वक्त किसी भी स्टाफ को कार्य से निकाल सकता है, अलग से कोई सुविधा नहीं, न मेडिकल, न पीएफ, न ग्रेचुटी, न पेंशन, किसी प्रकार का कोई ऐसी सुविधा नहीं मिलती है, न मेडिकल। तो कमल नाम करके आपकी पुस्तक में दिखाया गया है कि कमल नाम करके जो लड़का है वो किसी दुकानदार के यहाँ काम कर रहा है
और उसमें क्या है कि वो 7 बजे ही बुला लेते हैं, 7:30 बजे ही दुकानदार बुला लेते हैं और दिन भर काम कराता है, 8 बजे रात तक उसको कार्य कराते कराते, उसके बाद भी न जाने कितने बार उनको डांट भी सुननी पड़ती है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और मजदूरी भी बेहद कम होती है। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है कि उतनी कम मजदूरी में कैसे वो व्यक्ति अपने जीवन में सरवाइव कर पाएगा, अपने परिवार को चला पाएगा, यह बेहद मुश्किल कार्य होता है। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में पहले क्या था कि 17 से यदि नीचा स्टाफ किन्हीं के यहाँ या कोई फैक्ट्री में काम करता है तो उसके लिए टर्म्स कंडीशंस निर्धारित नहीं रहता है, और लेकिन बाद में सरकारी हस्तक्षेप के द्वारा सरकारी विभिन्न टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करना होता है। प्राइवेट सेक्टर में भी जो कार्य करने वाले होते हैं, अब कर दिया गया है कि 10 वर्कर्स यदि किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी अन्य प्रकार के व्यवसाय में काम कर रहा है, तो इट इज कंपल्सन टू फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस which are given by the government in this sectors. It is compulsion to follow these type of rules and regulations. यानी 10 वर्कर्स या उससे ज्यादा भी यदि रहता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन है, हालांकि सरकार उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं रहती है, लेकिन जो गाइडलाइन दिए जाते हैं उनको हर हाल में फॉलो करना होता है। यदि वो फॉलो नहीं करेगा तो वैसी स्थिति में उनको कार्य करने का जो अवसर है उससे उनको निरस्त किया जा सकता है, उनका निबंधन को रद्द किया जाता है। तो इस प्रकार से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अब गवर्नमेंट का कुछ इस प्रकार से नियंत्रण डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो रहा है, ताकि अधिक से अधिक ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग इन दिस टाइप ऑफ सेक्टर्स दे विल फील more secure in the comparison of those people who are working in particularly a single way। जो व्यक्ति विशेष के यहाँ काम करता है, किसी दुकानदार के यहाँ काम करता है, तो उसके अपेक्षा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जिसका निबंधन हो जाता है सरकार के रिकॉर्ड में, तो उसको कुछ टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो इस तरह से इसमें देखा जाता है, किंतु ये 10 एवं उससे ऊपर के लिए है, किंतु ऐसा तो 90% ऐसा है लोग जो 10 से कम स्टाफ रखते हैं, या रखते भी हैं तो बहुत कम, मतलब ज्यादा भी रखते हैं तो रिकॉर्ड में शो करते हैं कम से कम, ताकि उस टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल नहीं करना पड़े। तो इस प्रकार से मैं अगले दिन इस पर डिटेल्स में चर्चा करूंगा कि कैसे हाउ टू एक्सप्लॉइट to every workers by the owner they are working in their order and direction. So next time we will discuss something more, and today is enough, and you all students will write the definition of organized sector and unorganized sector. Today is enough. Thanks.